सुबह सुबह एक कॉलोनी के घर से बहुत जोर जोर से शोर आने लगता है। उस घर वाले जोर जोर से कह रहे थे कि कहाँ गई, यहाँ नहीं है तो कहाँ गई। इस तरह से वो लोग हल्ला मचा रहे थे। अब तभी कॉलोनी वाले वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उन लोगों से पूछने लगता है कि भाई तुम किस वजह से शोर मचा रहे हो। तो उसके बाद वो लोग बताते हैं कि हमारी माँ ऊपर वाले कमरे में रहा करती थी, लेकिन आज जब हमने खोलकर दरवाज़ा देखा तो माँ वहाँ पर नहीं थी। हमारी माँ को कोई चुरा कर ले गया है। इस बात को सुनकर कॉलोनी में एकदम से हड़कंप मच जाता है और चारों तरफ उस बुजुर्ग महिला को ढूंढा जाता है। लेकिन चारों तरफ ढूंढने के बाद भी जब वो महिला नहीं मिलती है तो कॉलोनी वाले इकट्ठा होते हैं और पुलिस को बुलाने की बात करते हैं। अब जैसे ही पुलिस को बुलाने की बात की जाती है तो वहीं उसी कॉलोनी में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम जावेद होता है वो वहाँ पर आता है और आने के बाद कॉलोनी वालों से कहने लगता है कि पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इनकी माँ को मैं ही चुरा कर ले गया था और अब मैं उसे अपने पास ही रखूँगा। यह बात देखकर कॉलोनी वाले बड़े ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये लड़का एक मुस्लिम है और यह हिंदू लड़कों की माँ को ले जाकर क्या करेगा। इसके बाद वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि भाई तू ऐसे क्यों चुरा कर ले गया है और अपने पास क्यों रखने की कह रहा है। तो इसके बाद जो जावेद होता है वो सभी लोगों के सामने एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनने के बाद जो कॉलोनी वाले होते हैं उनका गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है और जो उसके बेटे अपने माँ को चोरी हुई बता रहे थे उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। ऐसा क्या कहा था जावेद ने और किस वजह से वो उसकी माँ को चुरा कर ले गया था। पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर पति पत्नी है, 2 उनके लड़के हैं। पति पत्नी का नाम सावित्री है और पति का नाम किसान लाल है। किसान लाल और सावित्री जो काफ़ी दिन पहले ग्वालियर में आकर रह रहे थे और फिलहाल उन्होंने अपना मकान बना लिया है। ग्वालियर की एक कॉलोनी के अंदर उन्होंने अच्छा सा मकान बनाया है जिसके अंदर वो अपने 2 बेटे जिनमें से एक का नाम आकाश होता है और दूसरे का नाम सूरज होता है उनके साथ हंसी खुशी समय व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तब एक दिन अचानक से जब सावित्री के पति मेहनत मजदूरी करने के लिए गए थे तो उसी टाइम पर उनका एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और उनका देहांत हो गया था। ये बात जैसे ही सावित्री जी को पता चलती है तो उन्हें इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन वो करती भी तो क्या करती क्योंकि परिस्थितियाँ उनके हिसाब से नहीं चल सकती थी। इसके बाद उसके पति का अंतिम संस्कार होता है और बच्चों को पालने की जिम्मेवारी सावित्री जी के ऊपर हो जाती है। लेकिन उसके पति ने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। शहर के अंदर इतना बड़ा घर बना दिया था जिसके अंदर वो किराएदार भी रख सकते थे। इसके बाद सावित्री जी उस मकान के अंदर किराएदार रखती है और साथ में छोटी मोटी रोजगार करने के लिए इधर उधर निकल जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो सावित्री देवी होती है अपने घर के अंदर एक आध 2 कमरा और बना देती है मेहनत मजदूरी करके और इसके बाद उसका समय अच्छी तरह से व्यतीत होने लगता है। उनका अपना घर था और घर के अंदर उन्होंने 3 पोर्शन बना दिए थे जिनके अंदर किराएदार रह करते थे। अब उसे मेहनत मजदूरी करने के लिए नहीं जाना पड़ता है और यह अपने बच्चों को इन पैसों से ही पाल पोस कर बड़ा करने लगती है। जैसे ही उसके बच्चे 12वीं क्लास में होती है तो उसी दौरान उनके घर पर एक लड़का आता है किराए का मकान ढूंढते ढूंढते और वो वहाँ पर उनके पास रहने लगता है। उस लड़के का नाम होता है जावेद जो कि पीछे से कहीं और का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर रहकर वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो चाहता है कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी को प्राप्त कर ले ताकि उसका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगे। जावेद वहाँ पर रहता है और वहाँ पर रहते रहते इस परिवार के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाता है।
सावित्री देवी जावेद की इस हालत को देखकर उस पर बहुत ही ज्यादा तरस दिखाती है और अक्सर वो उसे खाना बनाकर अपने पास से दे दिया करती है और कहती है कि बेटा तू भी तो मेरे बेटा जैसा ही है, कोई भी कैसे भी दिक्कत नहीं है। इसी तरह से समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ उसके बच्चे बड़े हो गए थे और वो अब नौकरी करने लगे थे। अब जैसे ही बच्चे नौकरी करने लगे थे तो सावित्री देवी उनकी शादी की चिंता करने लगती है और उनके लिए अच्छी अच्छी 2 लड़कियां ढूंढकर उन दोनों भाइयों की शादी करा देती है। शादी होने के बाद अब परिवार बड़ा हो गया था तो सावित्री देवी ने अब घर के अंदर किराएदार रखने बंद कर दिए थे, क्योंकि अब उसके दोनों बेटे कमाया करते हैं तो उसे अब किराएदार की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो जावेद से तो वहीं पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन जावेद परिवार की कंडीशन को समझकर वहाँ से जाने में ही भलाई समझता है, क्योंकि घर के अंदर 2 महिलाएं और आ चुकी है। अब तक तो केवल सावित्री देवी थी जिसे वो अपनी माँ के समान समझा करता था, लेकिन अब अगर वो वहाँ पर रहेगा तो लोग तरह तरह की बातें उनके बारे में बताएंगे। तो इसी वजह से जावेद भी इस घर को खाली कर इस घर से एक घर छोड़कर रहने लगता है जो मकान किराए के लिए खाली पड़ा हुआ था, और वहाँ पर जाकर जावेद रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जावेद भी नौकरी लगा चुका था और अब उसकी शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद जावेद उसी कॉलोनी में उसी किराए के मकान में रहा करता और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करता रहता है। कभी कभी वो सावित्री देवी से मिलने के लिए आया करता अपनी पत्नी के साथ, लेकिन ज़्यादातर अब वो अपनी दुनिया में मस्त रहने लगा था। इधर जो सावित्री देवी के बेटे थे वो भी फिलहाल अपनी माँ को अच्छी तरह से रखते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि बुढ़ापे का एक ऐसा फल होता है कि जितना ही पकता है उतना ही कड़वा हो जाता है। तो उसी तरह से जब सावित्री देवी की उम्र ढल जाती है तो उसी दौरान उसके बच्चे उससे नफरत करने लगते हैं और उसकी बहुएं आपस में एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं। जब उनकी लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो सावित्री देवी उन्हें समझाने की कोशिश करती है और इसी दौरान बहुओं की लड़ाई साथ से भी हो जाती है। सावित्री देवी उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि अब सावित्री देवी कुछ क्या नहीं करती है, केवल घर के अंदर ऐसी बैठी रहा करती है। वो केवल बहुओं को काम के लिए बता दिया करती, लेकिन फिलहाल अब उनके अपने काम के लिए भी उन्हें किसी और की ज़रूरत पड़ती है। अब इस चीज़ को जैसे ही उसके बेटे देखते हैं तो बेटे अपनी माँ पर गुस्सा करने लगते हैं और वो नहीं सोचते कि इस माँ ने कितनी मुसीबतों से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, जबकि सावित्री देवी ने उनकी परवरिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन बेटे अपनी पत्नियों का कहा माना करते और उसी वजह से वो भी अपनी माँ से नफरत करने लगते हैं और धीरे धीरे कुछ दिन और बीतने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से एक दिन दोनों बेटे ने अपनी माँ को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं और माँ घर के बाहर बैठी हुई थी। अब इस बात को देखकर कॉलोनी वाले वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और कॉलोनी वालों में से एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है और कह देता है कि साहब, यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला को बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया है, आप लोग यहाँ पर आओ और इन बेटों को सबक सिखाओ। इसके बाद वहाँ के थाने से पुलिस वाले आते हैं और आने के बाद दोनों बेटों की अच्छी तरह से क्लास लेते हैं। क्लास लेने के बाद जब बेटों को लगता है कि मामला आगे बढ़ जाएगा तो वो लोग मजबूरन अपनी माँ को अपने घर में रखने के लिए कहने लगते हैं और कहते हैं कि साहब, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और हम अपनी माँ की देखभाल खुद से कर लेंगे। इसके बाद सावित्री देवी को वो घर में रखने लगते हैं और दोनों बेटे डिसाइड करते हैं कि 1 महीने तो एक बेटे के पास रहेगा और 1 महीने दूसरे बेटे के पास रहेगा। सावित्री देवी जब ये सब कुछ देखती है तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि जिन बच्चों को पाल पोस कर उसने इतना बड़ा किया है वो बच्चे आज उसका डिवाइडेड कर रहे हैं, 1-1 महीने अपने पास रखेंगे और उसके बाद भी हो सकता है वो मेरी सेवा ना करे। वो फूट फूट कर उठ कर रोया करती है
और अपने पति को याद किया करती है। सोचने लगती है कि अगर आप मुझे अपने साथ ले जाते तो बड़ा ही अच्छा होता, कम से कम मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। इसी बात को सोच सोच कर वो फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन जो उसके बच्चे होते हैं उनको अपनी माँ के आंसू बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। वो तो केवल अपनी पत्नियों का कहा माना करते और जैसे पत्नियां बोल दिया करती और जैसे ही घर के अंदर माहौल बना दिया करते। धीरे धीरे 9 महीने बीतते हैं, लेकिन 3 महीने बाद जब छोटे बेटे के वहाँ से माँ को बड़े बेटे के वहाँ पर रहना था, तो बड़े बेटे की जो पत्नी होती है वो उसे अपने पास रखने से साफ साफ मना कर देती है। अब जैसे उसने माँ को अपने पास रखने से मना किया था, तो छोटे बेटे ने भी साफ साफ बोल दिया था कि हमारे यहाँ तो 1 महीने रह चुकी है, मैं उसको अपने पास नहीं रख सकता, तुम लोगों को ही रखना होगा। इसके बाद परिवार में आपस में बहस होने लगती है। इसके थोड़ी देर बाद वो पूरा परिवार शांत हो जाता है और शांत होने के बाद इस बात का निश्चित करने लगते हैं कि किस तरह से आगे समय व्यतीत होगा। अगर माँ को घर से बाहर निकालते हैं तब भी लोग ताना मारते हैं और पुलिस को बुला लेते हैं, और अगर हम अपनी माँ को किसी और जगह छोड़ आए तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी, पुलिस वाले फिर भी हमें पकड़ लेंगे। इसी बात को सोचकर बेटे और पत्नियां वापस में विचार करते हैं और विचार करने के बाद जो बड़ा भाई होता है एकदम से एक बात अपने छोटे भाई को बता रहा है। वो अपने छोटे भाई से कहता है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि माँ को ऊपर छोड़ देते हैं और शादियों का समय है, कुछ दिनों में अपने आप ही ऊपर वाले के पास चली जाएगी और उसके बाद ये हमारी सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। अब वैसे भी बुजुर्ग हो चली है, अब इसका काम ही क्या है, क्योंकि सावित्री देवी की उम्र फिलहाल 88 साल हो गई थी और उसको इधर उधर चलने फिरने के लिए भी एक सहारे की ज़रूरत होती है, जो सहारा बनने से उसके बेटे मना कर रहे थे। अब छोटा भाई इस बात को सुनकर थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और उसके बाद वो भी इसकी इस युक्ति में शामिल हो जाता है। कहता है कि हाँ भाई, तो ठीक कह रहा है, तो माँ को ऊपर छोड़ देते हैं और वहाँ पर जब कुछ दिनों रहेंगे तो इसके बाद ऊपर वाले के पास चली जाएगी और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा, क्योंकि यह बुजुर्ग भी हो चली है और कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। इसी बात को सोचकर चारों बेटे और बहू अपने बुजुर्ग माँ को ले जाकर ऊपर छत पर छोड़ देते हैं और बाहर से जो सीढ़ियों का गेट था उस गेट को उन्होंने बंद कर दिया था। उसके बाद वो लोग नीचे आ जाता है और डिसाइड करते हैं कि माँ को खाना भी नहीं देना है, ताकि ये जल्दी से जल्दी ऊपर वाले के पास चली जाए और हम लोगों को उससे छुटकारा मिल जाए। अब शहर के अंदर का जो माहौल होता है वो थोड़ा अलग तरह का होता है, गांव की तरह नहीं कि हर किसी से कोई मिलने के लिए आता है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। इसी वजह से सावित्री देवी ऊपर बंद रहती है और उसके बेटे नीचे आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे सावित्री देवी को उस कमरे के अंदर बंद हुए 4 से 5 दिन हो जाते हैं और 4-5 दिन बाद बच्चे सोचते हैं कि अब तो बुढ़िया इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होगी, अब उसको ऊपर से उतार लेते हैं और उतारने के बाद उसका अंतिम संस्कार करा देंगे। ऐसा सोचकर जब बड़ा बेटा ऊपर जाता है और जैसे ही सीढ़ियों वाला दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पर अपनी माँ को देखने लगता है, तो एकदम से वो बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जिस कमरे के अंदर उन्होंने अपनी माँ को सोया था वहाँ पर उनकी माँ नहीं थी। तो वो इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी उसे उसकी माँ कहीं भी नहीं मिलती है। और इसके बाद वो छोटे भाई और अपनी अपनी पत्नियों को वहाँ पर बुलाते हैं। वहाँ पर बुलाने के बाद जैसे ही वो देखते हैं कि उनकी माँ यहाँ पर नहीं है, तो वो लोग बड़े ही हैरान होते हैं और इस बात को लेकर शोर शराबा करने लगते हैं। अब जैसे ही शोर शराबा ज़्यादा होता है तो कॉलोनी वाले इस बात को सुन लेते हैं और इनके दरवाजे पर जमावड़ा होने लगता है। इसके बाद दोनों बेटे घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद अपनी माँ को ढूंढने लगते हैं और कॉलोनी वालों से पूछने लगते हैं। जब कॉलोनी वाले उनसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो वो लोग बताते हैं कि हमारी माँ को कोई चुरा ले गया है,
वो ऊपर वाले कमरे में थी और ना जाने कहाँ चली गई। अब इस बात को सुनकर जितने भी कॉलोनी के लोग होते हैं वो बड़े हैरान होते हैं कि एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 88 साल है उसको भला कौन चुरा कर ले जाएगा। इसके बाद कॉलोनी वाले उनके साथ मिलकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं पर भी उनकी माँ का कोई अता पता नहीं होता है, क्योंकि कॉलोनी वालों का यह मानना था कि बुजुर्ग अवस्था है, कहीं छत से गिरकर इधर उधर तो नहीं पड़ी हुई है। तो घर के चारों तरफ देखा जाता है, लेकिन कहीं पर भी उस बुजुर्ग महिला का कोई अता पता नहीं था। पड़ोस में रहने वाला जावेद भी वहाँ पर आ जाता है और वह भी उन लोगों के साथ मिलकर उस बुजुर्ग महिला को ढूंढने लगता है। इसके बाद कॉलोनी वाले जब ढूंढ कर थक जाते हैं तो सभी लोग इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद पुलिस बुलाने की बात करने लगते हैं। अब जैसे ही जावेद ये सुनता है कि ये लोग पुलिस बुलाना चाहते हैं तो वो एकदम से उनको रोकता है और कहता है कि पुलिस को क्यों बुलाना, क्या ज़रूरत है पुलिस बुलाने की। लेकिन तभी कॉलोनी वाले कहते हैं कि भाई इनकी माँ है और वो कहाँ चली गई, उसका कोई भी अता पता नहीं मिल रहा है, तो पुलिस को तो बुलाना है। कोई इन लोगों ने उसके साथ कुछ करना दिया हो। इस बात को सुनकर मजबूरन जो जावेद होता है उसे सच बताना पड़ता है और वो कहता है कि नहीं, पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इनकी माँ को मैं ही चुरा कर ले गया हूँ। अब यह बात जैसे ही कॉलोनी वाले सुनते हैं तो एकदम से बड़े हैरान हो जाते हैं और आश्चर्य भरी दृष्टि से जावेद की तरफ देखने लगते हैं। वो उसे पूछते हैं कि भाई इनकी माँ को तू क्यों चुरा कर ले गया है। तो जावेद कहने लगता है कि इनकी माँ ने मुझे भी पाल पोस कर बड़ा किया है और उनके अंदर मुझे अपनी माँ दिखाई दिया करती। एक दिन शाम के समय मैं पत्नी के साथ अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था तो एक घर छोड़ के इनका घर है और वहाँ से सावित्री माँ मुझे दिखाई देती है जो कि इधर उधर देख रही थी। इसके बाद मैं छतों से होता हुआ उसके पास चला जाता हूँ और उससे पूछने लगता हूँ कि माँ तुम ठीक तो हो ना, और यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ से गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। इसके बाद माँ अपनी हालत के बारे में मुझे बताती है। उसके बेटों ने उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया था और यहाँ तक कि रात में सोने के लिए गर्म कपड़े भी उसे नहीं दिए थे। उसी वजह से मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर उनकी माँ को अपने घर ले आया हूँ और वो मेरे घर में सही सलामत है, अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। इसके बाद जब कॉलोनी वाले इस बात को सुनते हैं तो बड़े हैरान होते हैं और हैरानी से उन बच्चों की तरफ देखने लगते हैं जिन बच्चों के लिए माँ ने अपनी एडिसोडी का जोर लगा दिया। उन बच्चों ने माँ के साथ कितना बुरा किया, उसको सर्दियों में छत वाले कमरे में रहने के लिए छोड़ दिया और एक भी गर्म कपड़ा। अब जैसे ये बातें होती है तो जावेद की पत्नी उस बुजुर्ग महिला को अपने साथ लेकर वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है, देखो पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, माँ जी हमारे पास ही है, अगर आप लोग कहो तो माँ जी को हम अपने पास रख लेंगे, हमें कोई भी कैसे भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि जावेद की पत्नी को भी पता था कि इस बुजुर्ग महिला ने उसके पति का कितना साथ दिया है और इस बुजुर्ग महिला के अंदर उसे अपनी माँ की छवि दिखाई दिया करती है। अब इसके बाद जो कॉलोनी वाले वहाँ पर जमा हुए थे वो सावित्री देवी जी के बेटों को धमकाने लगते हैं और उन्हें बार बार धिक्कारने लगते हैं। लेकिन तभी सावित्री देवी अपनी कांपती सी आवाज़ में कहती है कि इनसे कुछ मत कहो, इनके लिए मेरे पास एक अच्छी सज़ा है जिस सज़ा को मैं इन्हें देना चाहती हूँ। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके चाहे आपको पुलिस बुलानी पड़े, इन लोगों को मेरे घर से निकाल दो, क्योंकि यह घर जिस घर के अंदर ये रहा करते हैं वो घर आज भी मेरा है और इस घर के अंदर मैं इनको एक सेकंड भी नहीं रहने दे सकती, क्योंकि वो घर सावित्री देवी के नाम था। अब बच्चे जब इस बात को सुनते हैं तो अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि माँ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप हमें घर से मत निकालो, हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन सावित्री देवी उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें फौरन से घर खाली करने के लिए कह देती है
और जावेद से कहती है कि बेटा अब तो अपना पूरा सामान ले और यहीं पर मेरे साथ इसी घर में रह। तुम्हें किराए के घर में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब मेरी देखभाल तू करेगा तो इन लोगों को मैं इस घर में क्यों रहने दूँ, जिस घर को मेहनत से मैंने और मेरे पति ने बनाया है। ये लोग अगर मेरी सेवा नहीं कर सकते तो इन्हें इस घर में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर माँ सावित्री उनको घर से निकाल देती है। लेकिन तभी जो जावेद होता है वो सावित्री देवी से मना करता है, कहता है कि माँ रहने दो, इनको यहीं पर रहने दो, मुझे आपके घर से कोई भी मतलब नहीं है। मैं अपने पैसे कमाकर तुम्हें अपने पास रख सकता हूँ और मुझे इस लालच के चक्कर में नहीं पड़ना। ऐसा कहकर वो मना कर देता है। लेकिन सावित्री देवी कह देती है कि ठीक है बेटा, तुझे लालच में नहीं पड़ना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस लालच में ज़रूर पड़कर रहूँगी और इन लोगों को मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। अपने दोनों बच्चों को फौरन से घर खाली करने के लिए कह देती है और उन्हें घर से निकाल देती है और उस घर के अंदर किराएदार बसा देती है। किराएदार बस गए थे और जो कुछ भी पैसा आया करता सावित्री देवी उन पैसों को अपने पास रखा करती। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी की हालत में सुधार आने लगता है, क्योंकि जावेद और उसकी पत्नी उसकी अच्छी से देखभाल किया करते, उसे नहला धुलाकर टाइम पर खाना दिया करते। उसके बाद जो सावित्री देवी होती है वो 6 साल तक और जिंदा रहती है और उसके बाद उनका देहांत हो जाता है। जावेद हिंदू रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार करता है। कॉलोनी वाले भी उस अंतिम संस्कार में उसके साथ होते हैं। जाते जाते वो उस घर को जावेद के नाम कर गई थी और बच्चों को ऐसी ही छोड़ दिया था। आप क्या कहना चाहते हो सावित्री देवी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उनके बच्चों के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानी बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।